राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा ऋण श्रेणी से जुड़ी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 3.4% रह गई हैं। बांग्लादेश के हालात पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। उन्होंने राज्य के मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी बांग्लादेश पर टिप्पणी नहीं करनी है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ आज है। इस मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जीडीपी का 2.5% बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है और उसने पिछले 10 साल में स्वास्थ्य बजट आवंटन में 164% की वृद्धि की है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। कोर्ट ने मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर कोचिंग सेंटरों में बच्चों की सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस बनाने को लेकर आदेश दिया है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे और विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे। केरल के वायनाड भूस्खलन त्रासदी के बाद खोज और बचाव अभियान लगातार 7वें दिन जारी है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य की पिनराई विजयन सरकार पर अवैध खनन और अवैध संरक्षण को शह देने का आरोप लगाते हुए हमला किया। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई तथा इसके बजट आवंटन में 10 वर्ष में 164% की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने राज्य सरकारों से स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार पर अधिक खर्च करने का आग्रह किया। सभापति जी, मैं यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25 जो लोकसभा में चर्चा में आया और जो 2 अगस्त को यहाँ डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो चर्चा हुई उसमें हमारे लोकसभा के वरिष्ठ साथियों ने बहुत विषयों पर प्रकाश डाला और चर्चा में भाग लिया और चर्चा में 2 तरीके के सुझाव आए। कुछ सुझाव तो जनरल नेचर के थे जो साधारणतः सुझाव के दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग को इंगित करने के लिए हमारे सदस्यों ने दिए थे और कुछ सुझाव स्पेसिफिक रूप में इंगित करके हमारे साथियों ने रखा है। लगभग 57 लोकसभा के सदस्यों ने सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है। सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके महत्वपूर्ण सुझाव और उन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उस पर विभाग को भी गौर करने का उन्होंने मौका दिया है। मैं उनके सुझावों के लिए, उनके सजेशंस के लिए, उनके महत्वपूर्ण वैल्यूएबल सजेशंस के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ जो मैंने सभी सुझावों को कुछ भागों में बांटा है उसमें से बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं इस सुझाव का जहां स्वागत करता हूं, वहीं मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। मैं यहाँ अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है
और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसी तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स के तरफ से खर्च करने के लिए 70,051 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने तरीके से हेल्थ के सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान कर सके। इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन, वो टोटल बजट का लगभग, जो नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट्स को इस बात के लिए ताकत देता है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करें, उस सारे को करने के लिए टोटल हेल्थ बजट का 55% NHM के माध्यम से खर्च होता है। इसको भी हमको ध्यान में रख करके हमको, जब हम बजट एलोकेशन की बात करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री PMSSY, उसकी बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले 10 सालों में 13,900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और उसके माध्यम से भी हमने टर्शरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाया है। जो हमने 2017 के अपने हेल्थ पॉलिसी में कहा कि हमारा 2.5% हेल्थ का बजट खर्च होगा, मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि हम तीव्र गति से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और 1.1% ऑफ द GDP से अब वो बढ़ करके 1.9% हो गया है, रीचिंग 2%, और उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी बहुत से इंटरवेंशंस किए गए, जिसके तहत आयुष्मान भारत, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, फ्री स्क्रीनिंग, इन सब पर बल दे करके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने 62% से रिड्यूस करके 47.1% पहुंचाया है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आज वो कम हो रहा है। मैं ये आंकड़े देने पर ये नहीं कह रहा हूं कि हम रुक गए हैं। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी में भी कोई कमी नहीं आने वाली है, और हम उसको उसी गति से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने दिलशाद गार्डन विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ सोमवार को संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय की 4 मंजिला एवं अकेडमिक ब्लॉक और MP हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में अतिशी ने कहा कि आज हमने केवल इस भवन का ही नहीं बल्कि देश के सुनहरे भविष्य का भी उद्घाटन किया है। इन क्लासरूम में पढ़कर बच्चे अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम भी आगे बढ़ाएंगे। मैं ये बात आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं दिल्ली के एक बहुत नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना अच्छा MP हॉल वहाँ पे ना कभी था ना कभी होगा, जितना हमारा यहाँ पे इस संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय JNK ब्लॉक दिलशाद गार्डन के स्कूल में है। मुझे लगता है कि ये MP हॉल, स्कूल की नई बिल्डिंग, और अभी यहाँ पर इस हॉल में आने से पहले हम आपके बिल्डिंग ब्लॉक में गए थे। ना सिर्फ बिल्डिंग शानदार है, ना सिर्फ वहाँ के डेस्क शानदार हैं, ना वहाँ के सिर्फ ग्रीन बोर्ड शानदार हैं, पर जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो ना सिर्फ देश में सबसे अच्छी शैक्षणिक सामग्री है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शैक्षणिक सामग्री है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और वैसे तो उस स्थिति को अब 9-10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो तब 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आंकड़े ये बताते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसमें से सिर्फ 50% बच्चे 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं। ये आज भी देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति।
लेकिन ये दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला जिसने ये ठान लिया कि जिस तरह की पढ़ाई उन्होंने अपने बच्चों को दिलवाई है, उससे अच्छी पढ़ाई लिखाई वो दिल्ली के हर बच्चे को करवाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में ठान लिया। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य बना 2015 से जिसने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, 1/4 बजट, 25% पूरे बजट का हिस्सा शिक्षा पर लगाया, स्कूलों पर लगाया, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगाया। मुझे याद है कि जब हमने पहली बार कहा कि हम सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को और सरकारी स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेंगे, किसी ने हमारी बात पे भरोसा नहीं किया था। अगर देश की पहली कोई सरकार है जिसने अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, तो अगर कोई देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने टीचरों को विदेश भेजा, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो दिल्ली सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं लेकर आएंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। ये है हमारे मुख्यमंत्री की सोच। और ना सिर्फ शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, टीचर ट्रेनिंग का बजट बढ़ाया गया, और इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा हम आज देख रहे हैं। ना सिर्फ हमारे बच्चे अच्छी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ उनके पास शानदार डेस्क हैं, लेकिन अब पिछले 7 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। तो हमारे बच्चों को, आम परिवार के बच्चों को ना सिर्फ अच्छी शिक्षा मिलेगी, बल्कि एक मौका मिलेगा एक अच्छा इंसान बनने का, एक होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट का, अपने परिवार को आगे लेके जाने का, अपने देश को आगे लेके जाने का। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पीडब्ल्यूडी विभाग का, उनकी पूरी इंजीनियर्स का जिन्होंने ये शानदार हॉल बनाया है, शिक्षा विभाग का जिनकी हमेशा बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन हम सुविधाएं दे पाएँ उसके लिए वो लगे रहते हैं। पर मेरे ख्याल से मैं तहे दिल से सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा। जितना हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे बच्चों के बारे में सोचा। उसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विजय चौक पर दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला और आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सदन में दिए गए बयान कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था को असत्य बताया और कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन में सभी को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन आज उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के ग्राम जैत, जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ। और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ, लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है, और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है मैं कल तक आपके पास दे दूंगा, और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के डिस्कशन में ये बात हम लोग उठाएंगे। मुझ पर लांछन लगाया कि दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और उन्होंने 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी। मेरे पास उन्हीं के मिनिस्ट्री का
उन्हीं के सरकार का डिटेल है। 1997-98 में पोटेंशियल क्रिएटेड वॉज 33 लाख हेक्टेयर। मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में, और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय 33 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध थी और इसके कई प्रमाण हैं। इस तरह से उन्होंने हर बिंदु को बड़ा चढ़ाकर बताने की उनकी आदत है। अपने भाषण में उन्होंने खाद की बोरी में क्या कहा, ये भाई संजय सिंह जी आपको बताएंगे। हमेशा से सदन की परंपरा रही है कि कोई भी मंत्री अगर अपने जवाब में किसी माननीय सदस्य का नाम लेता है तो उसको बोलने का मौका दिया जाता है। मंत्री जी से सवाल पूछने का या उसके ऊपर अगर कोई दोषारोपण किया गया है तो उसके बारे में पूछने का अधिकार होता है। दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया गया, रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया और हम तीनों लोगों को आज इस अधिकार से वंचित किया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया। मेरा क्या सवाल था, मैंने मंत्री जी से कहा कि खाद की बोरी में आपने 5 किलो खाद कम कर दी, तो क्या दाम भी आपने कम किया? तो मंत्री जी ने कहा नहीं 5 किलो नहीं 10 किलो कम की और दाम भी कम कर दिया। यह पूरी तरीके से असत्य है, गलत है। यूरिया की बोरी में 10 किलो कम किया, 268 रुपए 50 किलो की बोरी का दाम था, 266 रुपए 40 किलो की बोरी का दाम है। 2 रुपए कम किया, इतना तो पैकेजिंग का कम हो जाएगा। यानी 50 किलो की जो बोरी थी उसमें थोड़ा ज्यादा बड़ी बोरी लगती होगी और 40 किलो की बोरी थोड़ा कम लगती होगी, तो बोरी का दाम 2 रुपए कम किया होगा। खाद का दाम तो कम नहीं किया आपने। ये बिल्कुल गलत बात है और हम लोग अब आगे इस पे विचार कर रहे हैं कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, सदन की अवमानना है, एक गलत जानकारी मंत्री जी के द्वारा दी गई है, तो उस पर आगे क्या करना है वो विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोसीडिंग देखकर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लेकर ही आएंगे, लेके आएंगे, क्योंकि उनका शपथ पत्र एक बात कहता है बिल्कुल और उनका बयान बिल्कुल उससे अलग है। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी ने गलत बयानी की है, इस देश के किसान को गुमराह किया है, सबसे बड़ा धोखा देश के अन्नदाता से है, तो उस पर हम उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लेकर आएंगे ही। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेमिनार में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न प्रबुद्ध जनों के साथ प्रदेश के विकास में एआई की उपयोगिता पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर मंथन करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार पूर्ण मनोरथ के साथ कार्य कर रही। आज हम सभी इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक रूप में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से
जो भी विभिन्न विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषज्ञता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एआई के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं और वो अपने आप में एक, अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं। यह तकनीकी हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईबी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वत जन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और साथ में हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। और इस राज्य में हम एआई की शक्ति को सही प्रकार से अगर हम इसको उपयोग में लाएं तो हम इन संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ और इस कॉन्क्लेव को सफल आयोजन की कामना के साथ सभी आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है और इस फैसले का भाजपा स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एल्डरमैन की व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है और साथ ही दिल्ली में उपराज्यपाल को संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं उसे आम आदमी पार्टी लगातार खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संशोधित दिल्ली नगर निगम एक्ट की संवैधानिक व्यवस्थाएं साफ हुई हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया उनकी हताशा का प्रमाण है और भाजपा उनके बयान की कड़ी निंदा करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर
जो आज स्पष्ट निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत है। हम पहले से जानते थे दिल्ली में एल्डरमेंट की व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं, लगातार कई दशकों से ये व्यवस्था चली आ रही। और माननीय उपराज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां संविधान के अनुरूप उन्हें मिली हुई है, उस निर्णय के अनुरूप उन्होंने वो नियुक्ति की थी। लेकिन जैसा हर बार होता है, आम आदमी पार्टी के नेता हर वो काम जो माननीय उपराज्यपाल जी करेंगे उसका विरोध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली और अन्य राज्यों में फर्क है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन मुझे हैरानी उस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान से हुई। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इन सब पेचीदगियों को समझते हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो टिप्पणी दी है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। 2013 में आप पहली बार सरकार में आते हैं, आपको मालूम था दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद आपको उस समय तक अंदाजा ना हो कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है, लेकिन 2015 उसके बाद 2020 इतने सालों में भी अगर आप नहीं समझ रहे कि दिल्ली में प्रशासन कैसे चलेगा, तो फिर मुझे आपकी नासमझी पे तरस आता है। हर वो अच्छा काम जो दिल्ली में हो रहा है उसका श्रेय लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी करे, लेकिन हर वो काम जिससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, दिल्ली के लोगों की जाने जा रही है, उसके लिए दोषी ठहराने के लिए वो पत्थर मारते हैं। इनको मालूम है कौन सा क्षेत्र किस अधिकार में किसके पास आता है, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक वातावरण को दूषित करना, जानबूझकर अनर्गल प्रचार करना, जानबूझकर लगातार झूठ बोलना, ये संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मान लेना हो या आम आदमी पार्टी के और जो प्रवक्ता है, उन सबके व्यवहार में दिखाई देता है। लेकिन आज के इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो तो दिल्ली की जनता के हित में और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं। और मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी मंत्री भी अब समझे, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं। मैं आज फिर एक टिप्पणी कह के बात समाप्त करता हूं कि एक कमेटी बनी हुई है जिसके 3 सदस्य हैं और उस कमेटी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। वो कमेटी निर्णय करती है कि कौन सा अफसर कहां जाएगा। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जब बाहर आते हैं तो उस कमेटी की मीटिंग बुलाने की चेष्टा नहीं करते, लेकिन जब दागी अफसर की बात आती है तो सौरभ भारद्वाज पल्ला झाड़ लेते हैं। ये विषय सिर्फ मैंने इसलिए छुआ है कि आज के निर्णय के बाद उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझें। और एक बार पुनः मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं कि जो संशय के बादल इस पर्टिकुलर विषय को लेकर डले हुए थे वह समाप्त हुए और संवैधानिक व्यवस्था जो दिल्ली में है वो उनके उस निर्णय के बाद और मजबूत हुई। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम